नमस्कार। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व माना जाता है। डब्ल्यू ए मनरो के शब्दों में, अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार के विचार ओक के हैं। ओक के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सर्वाधिक महान शासक हो गया है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 2 में एक छोटे से वाक्य में किया गया है। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। इस वाक्य में राष्ट्रपति की पदस्थिति एवं शक्तियाँ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि संविधान निर्माताओं के मनोमस्तिष्क में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन कालांतर में अमेरिकी राष्ट्रपति सशक्त होता चला गया। योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संयुक्त राज्य अमेरिका कम से कम 14 वर्ष निवासी रहा हो। निरंतर 14 वर्ष निवास करना आवश्यक नहीं है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार व्यवहारिक रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में किसी क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा हो। कांग्रेस का सदस्य, किसी राज्य का गवर्नर, किसी बड़े नगर का मेयर, राजदूत, न्यायाधीश या असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार हो सकता है। सामान्यतः महत्वपूर्ण तथा घनी आबादी वाले राज्य का व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक पहुंचता है। कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित है तथा एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। प्रारंभिक दिनों में लोकप्रिय राष्ट्रपति जेफरसन, जेम्स मैडिसन और जेम्स मनरो ने तीसरा कार्यकाल पसंद नहीं किया था, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लगातार 4 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। सन 1951 में पारित 22वें संविधान संशोधन के द्वारा किसी व्यक्ति के 2 बार से अधिक राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई उपराष्ट्रपति आपात परिस्थिति में राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 10 वर्ष का कार्यकाल ही पूरा कर सकता है। निर्वाचन। अमेरिकी संविधान में कहा गया राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए प्रत्येक राज्य अपनी विधायिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने, जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्र हों तथा लिखित रूप में अपने मत 2 व्यक्तियों को दें जिसमें से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से निर्वाचक नियुक्त किए गए हैं। इसके पश्चात मतों को एक पेटी में मोहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में मतों को गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिले तथा मतों का पूर्ण बहुमत भी मिले, वह राष्ट्रपति तथा उससे कम मतों तथा उसी प्रकार के बहुमत वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। संविधान में वर्णित यह निर्वाचन पद्धति अब परिवर्तित हो चुकी है। सन 1800 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडलों से 73 मत मिले थे। अतः 12वें संविधान संशोधन 1804 द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन पृथक होने लगा है। इसी प्रकार 23वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा कोलंबिया जिले राजधानी क्षेत्र से भी निर्वाचक मंडल में 3 सदस्य लिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया यह है। सर्वप्रथम राजनीतिक दल अपने उन उम्मीदवारों को निर्धारण करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है, लेकिन इनका अनुमोदन प्रांतों की जनता ही करती है। इसे प्राइमरी कहा जाता है। दूसरे चरण में पार्टियों के चयनित उम्मीदवार मिलकर अपना राष्ट्रीय उम्मीदवार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हेतु चुनते हैं। इसे कन्वेंशन कहते हैं। इस हेतु पार्टी के सभा सम्मेलनों में पर्याप्त भाषणबाजी, गुटबाजी एवं मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। सामान्यतः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश के पृथक हिस्सों से लिए जाते हैं। यह एक परंपरा बन चुकी है। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार तथा संबंधित पार्टी द्वारा मतदाताओं को लुभाया जाता है। इसे कैंपेनिंग कहा जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव को निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। इस मंडल में 538 सदस्य चुने जाते हैं। यह संख्या राज्यों से चुने जाने वाले सीनेटरों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों 435 + 100 के समान है। 3 सदस्य कोलंबिया जिले से चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाने वाले सदस्यों या उम्मीदवारों की सूची राजनीतिक दल तैयार करते हैं। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष में नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों का चुनाव सूची प्रणाली के अनुसार होता है, जिसमें मतदाता अपना मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में देता है। मतदान अधिकार अधिनियम 1970 के अनुसरण में 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है। जिस राज्य में कुल वैध मतों
का बहुमत जिस पार्टी को मिलता है उसे सभी निर्वाचक चुने हुए माने जाते हैं जितने कि उस राज्य में निर्धारित हैं। ऐसा नेब्रास्का और मेन प्रांत पर लागू नहीं होता है। निर्वाचक मंडल में चुने गए निर्वाचक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। ये निर्वाचक अपने ही दल के उम्मीदवार को मत देने के लिए बाध्य होते हैं। दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य राज्यों की राजधानी में एकत्र होकर अपना मत देते हैं, जिसे प्रमाणित करके सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है, जो कांग्रेस की संयुक्त बैठक में 270 या अधिक निर्वाचकों को समर्थन प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित करता है। किसी एक उम्मीदवार को बहुमत न मिलने पर प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से एक का चुनाव करती है। सन 1800 में जेफरसन तथा 1824 में एडम्स प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। उपराष्ट्रपति के मामले में सीनेट निर्णय करती है। राष्ट्रपति निर्वाचन इस प्रणाली के अनेक दोष हैं, जैसे थोड़े से कम मत प्राप्त होने पर राज्य के दूसरे स्थान वाली पार्टी के सभी निर्वाचक हारे माने जाते हैं, तो कुल मतदाताओं समर्थन एवं निर्वाचक मंडलों के समर्थन के मध्य व्यवहारिक संतुलन नहीं रहता, क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। प्रतिनिधि सभा तक स्थिति पहुंचने पर परिणाम पूर्णतः विपरीत भी आ सकता है। सन 2000 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में हारे हुए प्रत्याशी अल गोरे ने विजयी प्रत्याशी जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अधिक लोकप्रिय मत प्राप्त किए थे, किंतु निर्वाचक कम चुने गए। यह मामला 2 माह तक कानूनी लड़ाई में उलझा रहा। अभी तक अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं। शपथ। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति 4 मार्च को शपथ ग्रहण करते थे, किंतु 20वें संविधान संशोधन 1933 के पश्चात अब 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख यह शपथ ली जाती है। मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और अपनी योग्यता के अनुसार अमेरिका के संविधान का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूँगा। वेतन, भत्ते एवं उन्मुक्तियाँ। राष्ट्रपति वेतन, भत्ते, निःशुल्क सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यद्यपि संविधान में इनका वर्णन नहीं है, तथा परंपरा के अनुसार इनका पालन अवश्य होता है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही उनके विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। सामान्यतः किसी अदालत में आकर साक्ष्य देने के क्रम में राष्ट्रपति को छूट प्राप्त है। महाभियोग के समय सीनेट में बुलाया जा सकता है। पद मुक्ति। राष्ट्रपति अपने इच्छा से पद त्याग सकते हैं अथवा उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 2(4) के अनुसार देशद्रोह, भ्रष्टाचार, अन्य गंभीर अपराध, कदाचार के मामले में महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा का कोई सदस्य या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं, जिनका न्यायिक या विशेष जांच समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है। जांच समिति के प्रतिवेदन के पश्चात यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो एक प्रस्ताव बहुमत द्वारा पारित करती है तथा आरोप पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। इस प्रस्ताव पर सीनेट जांच हेतु न्यायालय के रूप में बैठती है तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य सीनेट को समस्त जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या उनका वकील बचाव करता है। यदि सीनेट 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ता है। अमेरिकी इतिहास में सर्वप्रथम सन 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मात्र 1 वोट से गिर गया था, जबकि सन 1974 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बहुचर्चित वाटरगेट कांड के कारण प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति की सिफारिश आते ही त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव आने वाला था। तीसरी स्थिति सन 1998 राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय आई थी, जब व्हाइट हाउस में कार्य करने वाली कर्मचारी मोनिका लेविंस्की ने राष्ट्रपति पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। शुरू में राष्ट्रपति ने शपथ लेकर आरोपों को झुठला दिया था, लेकिन लेविंस्की द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों, वस्त्र तथा टेप से यह सिद्ध हो गया था। बिल क्लिंटन तथा मोनिका लेविंस्की के मध्य अवैध शारीरिक संबंध थे। कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार्ट द्वारा जाँच करवाई गई। जांच से आरोप सही सिद्ध हुए, किंतु अधिसंख्य अमेरिकी इस महाभियोग लायक अपराध नहीं मानते थे। राष्ट्रपति इस कृत्य के लिए अपने परमाणु राष्ट्र से क्षमा याचना की तथा महाभियोग प्रस्ताव सीनेट में पारित नहीं हो सका। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने के पश्चात उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद धारण करना होता है। सन 1968 में पारित 25वें संविधान संशोधन से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेने पर उपराष्ट्रपति पद रिक्त रहता था, किंतु इस संशोधन से यह व्यवस्था की गई है उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति द्वारा नामजद व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा यदि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति दे दें। सन 1973 में उपराष्ट्रपति स्पाइसी टी एग्नू द्वारा त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन ने गेराल्ड आर फोर्ड को उपराष्ट्रपति नामजद कर दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी।
अगले ही वर्ष राष्ट्रपति निक्सन ने वाटरगेट कांड के कारण त्यागपत्र दे दिया तथा फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बिना निर्वाचन के राष्ट्रपति बनने का यह विचित्र उदाहरण है जिसे अमेरिकी व्यवस्था ने सहजता से स्वीकार किया है। धन्यवाद।